दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं HSCL। तो ये वाला स्टॉक वेंकटेश जी के द्वारा ये रेकमेंड किया गया था, सजेस्ट किया हुआ था। सो थैंक यू वेंकटेश फॉर दिस सजेशन। तो यहाँ पे हम लोग को काफी मजा आने वाला है, आज काफी चीज सीखने के लिए मिलेगा। और मैं जैसे बताया हूँ, जिसका एनुअल रिपोर्ट जितना शानदार हम लोग को एनालिसिस में उतना शानदार मजा आता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, और उसके साथ साथ फंडामेंटल भी बात करूंगा। लेकिन टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो थ्रेट है उसको हम लोग जब तक नहीं जानेंगे, हम लोग का इन्वेस्टमेंट तब तक उतना ज्यादा रिटर्न नहीं हो सकता। और हमेशा हम लोग के पास कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, ताकि इसका जो लोअर लेवल है वो खत्म हो चुका है। उसका जब तक हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी मजेदार होने वाला ये वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको आशा करूंगा कि आप लोग को ये वाला जो चैनल है सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे। पहले से लाइक बटन दबा दीजिए, काफी मेहनत लगती है। और यहाँ पे आप लोग के साथ मैं अभी रहूंगा 10 से 15 मिनट। सो आप लोग पूरा आखिर वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप लोग का इंडस्ट्री वाइज देखा जाए, तो आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और एंटी कोरोसिव मटेरियल, इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। और यहाँ पे जो इसका इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, कहीं पे भी किसी भी हालत में, कोई भी सिचुएशन पे, कोई भी साइकिल में अगर गिरावट आ जाता है, तो दूसरा चीज रुकने के लिए, दूसरा चीज उसको सपोर्ट करने के लिए है। राइट। और यहाँ पे जैसे कि एल्यूमिनियम स्टील सेक्टर, जैसे कि मेटल सेक्टर में कभी डाउन हो गया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका डिमांड बढ़ सकता है। कभी वो सब डाउन हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सामने है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कम से कम एंटी कोरोसिव मटेरियल, जो कि हम लोग का कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड है, वहां पे आप लोग का यहाँ पे काम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कैसा यूज होता है, तो सबसे ज्यादा यूज, जो मैक्सिमम इसका जो बहुत बड़ा मार्केट लीडर जो आप लोग बोल सकते हो, वो है टायर्स इन ऑटोमोबाइल। टायर्स में इसका जो कार्बन है उसका जो यूज होता है, क्योंकि कार्बन का एक लीडिंग कंपनी है कार्बन मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो टायर्स में यहाँ पे ऑटोमोबाइल में यूज होता है, उसमें ये वाला जो इसका जो बेसिक प्रोडक्ट, इसका जो रॉ मटेरियल हिमाद्री के स्पेशलिटी केमिकल से ही आता है। और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का इंक के ऊपर बात किया जाए, तो अभी शायद इसका मतलब आप लोग को पता होगा कि सब अभी ई न्यूज़पेपर में फोकस कर रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा अभी डाउनफॉल आ ही जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है और भी आगे भी आने वाला है। और लेकिन बाकी सब सेक्टर के ऊपर बात किया जाए, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर भी बात कर लो आप लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये वाला चीज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना ज्यादा आगे डिमांड बढ़ेगा, तब तक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का भी डिमांड बढ़ेगा। और यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज इन मोबाइल फोन का तो यूज आप लोग को, मतलब हम लोग से ज्यादा, हम लोग के यंग जनरेशन के ज्यादा कौन जान सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे उसका डिमांड तो आप लोग ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, आप लोग ऐसे ही कल्पना कर सकते हो, ऐसे ही एस्टिमेशन कर सकते हो। चाहे वो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे पेंट्स एंड कोटिंग्स, और प्लास्टिक हो गया, कि ओयर्स एंड केबल्स का ऊपर बात कर लो, हर जगह में, हर सेक्टर में, हर फील्ड में इसका पकड़ है। तो कहीं पे भी इसमें जितना ज्यादा गिरावट आएगा, उतना ज्यादा हम लोग को अपॉर्चुनिटी बनेगा, ये हम लोग को जरूर प्रतीत होना चाहिए। और इसका जो सबसे जो एक एक करके अगर आप लोग डिस्कस करना चाहो, तो काफी लंबा खींचेगा। जैसे कि कोल टार पीच हो गया, कोल ब्लैक हो गया, सॉरी कार्बन ब्लैक हो गया, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक हो गया, नैप्थलीन हो गया, ये एक एक चीज, जैसे कि एडवांस कार्बन मटेरियल हो गया, हर एक चीज का, हर एक एप्लीकेशन का एक एक पेज में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग शुरू भी करोगे, मैं एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर मैं थोड़ा बात कर ले रहा हूं। जैसे कोल टायर पिच जो टायर में यूज होता है, यहाँ पे लगभग 5 लाख मेट्रिक टन पर आनम के हिसाब से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। राइट। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसका भी डिमांड बढ़ेगा। और इसके हिसाब से अगर बात किया जाए, तो आप कार्बन ब्लैक का ही बात कर लो, और यहाँ पे स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का ही बात कर लो, और सबके सबका लगभग मैं देख रहा हूं कि टॉप 3 जो नंबर ऑफ थर्ड है, वो 60,000 मेट्रिक टन पर आनम के हिसाब से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन के मामले में अगर बात किया जाए, बिना कंफ्यूजन होके, इसमें काफी अच्छा प्रोडक्शन आप लोग देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, ये कम से कम एक चीज है कि अपना जो R&D है उसमें वो खर्चा करता है।
राइट। तो R&D में कोई कंपनी खर्चा कर रहा है मतलब उसका विजन आप लोग जान सकते हो कितना दूर तक है। करेक्ट। और एक एक करके आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे इसका एनुअल रिपोर्ट तो आप लोग को काफी ज्यादा एप्लीकेशंस, काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलता जाएगा। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा सीधा, मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो फिनेंशियल पे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो अपॉर्चुनिटी का मैं बात कर रहा था ना उसका ही ऊपर मैं बात करूंगा अभी। तो 2016 और 2019-20 के बीच में अगर देखा जाए, 2016, 17, 19, 20 के बीच में देखा जाए, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया हुआ है। और 2018-19 में जो इंप्रूवमेंट आया हुआ था उसका न्यूज के कारण इसमें जो उछाल आया था रीजन वही था खाली। लेकिन वहां पे 2019 एंड 20 में आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा गिरावट आया हुआ है। और यहाँ पे इबिट्टा के ऊपर भी बात किया जाए इसमें तो काफी ज्यादा गिरावट आया हुआ है फ्रॉम 2018-19 टू 2020। और इतना साथ के साथ गिरना एक अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मार्केट उसको रेस्पॉन्ड भी किया है और कोविड का जो रीजन था वो उसके साथ एड ऑन होके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गिरावट हुआ है स्टॉक पे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर बात किया जाए 2016-17 में जितना था 2019-20 में उतना तक ही खींच लिया है। वो भी 81 था, यहाँ पे भी 81 है। तो यहाँ पे 311 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 81 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे मार्केट रेस्पॉन्ड करेगा ही। तो यहाँ पे इसीलिए आप लोग को बोल सकते हो कि इतना ज्यादा गिरावट आया हुआ है। कितना ज्यादा और गिरावट आएगा, क्या आगे होगा, वो टेक्निकल पे हम लोग देखेंगे। तब तक इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। और यहाँ पे अर्निंग पेयर शेयर के ऊपर बात किया जाए तो कभी 1.94 हुआ करता था, फिर 5.80, उसमें कंसिस्टेंटली आप लोग को देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो डेट के ऊपर बात किया जाए ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका जो डेट है इसको वो घटाया हुआ है, जितना लगभग 717 करोड़ का जो डेट था वो 463 करोड़ पे ला दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। लगभग उसका 40% ऑफ द आप लोग बोल सकते हो कि उसका जो डेट है वहां पे घटाया हुआ है। और वर्किंग कैपिटल का साइकिल बताया जाए तो 108 डेज में पहुंच चुका है। यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा जैसे कि 112, 89, 108 फर्क पड़ता है, एक एक दिन का ही फर्क पड़ता है, बट स्टिल उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है बोल के उसको ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते। राइट। तो मैं आपको लेना चाहूंगा अभी आप लोग का screener.com पे। तो आप लोग को आज फॉर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एक स्मॉल कैप कंपनी दिखेगा। यस, दिस इज ए स्मॉल कैप कंपनी। डेट के हिसाब से बात किया जाए आप लोग को 596 करोड़ का डेट दिखेगा। अच्छी बात यही है कि डेट उसका घटा रहा है ना कि बढ़ा रहा है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे डेट के कारण यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.34, लेकिन हम लोग का जो थ्रेशोल्ड है 1 उसे काफी कम है। तो यहाँ पे लगभग 34% के आसपास का है। तो डेट के मामले में आप लोग को उतना ज्यादा रिस्क, जैसे कि कंपनी का कुछ भी हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे रिस्क नहीं दिखेगा आप लोग को। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए कंप्लीटली 0 प्लेस परसेंटेज है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 48.9% का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप लोग को दिखेगा। तो आज मतलब प्रैक्टिस अगर 50% के नीचे कोई कहीं पे भी प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो हम लोग का एक बार फर्ज बनता है कि इन्वेस्टर्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लिया जाए। तो आप लोग को दिखेगा प्रोमोटर होल्डिंग में लास्ट 3 साल में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ है, 0.05% में गिरावट हुआ है। और पब्लिक के हिसाब से बात किया जाए तो वही सेम के आसपास का लगभग 2.2 का हिसाब से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो जितना था आप लोग का स्टेक होल्डिंग वो तो 0 हो चुका है। चाहे डीआईए के ऊपर बात किया जाए, और डीआई इसका जो स्टेक होल्डिंग है एफआई से डीआई खरीदा हुआ है। जो स्टेक होल्डिंग जो है खाली अगर एक्सचेंज हुआ है बिटवीन एफआई एंड डीआईआई, राइट। तो उस हिसाब से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आप लोग कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप लोग उतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं मिल सकता। खाली प्रोमोटर होल्डिंग बरकरार है वही हम लोग के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे तो जैसे आपको ने मैं बताया कि इसका प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी है ही नहीं, राइट। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखोगे कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक था 17, 18, 19 में, लेकिन 20 में इसका बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट 12 महीने के हिसाब से बात किया जाए तो 95 करोड़ का यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि प्रॉफिट अभी तक दिख रहा है। और हाथ में और 2 से 3 महीना है नेक्स्ट क्वार्टर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट निकालने के लिए। तो हम लोग उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए फॉर दिस ईयर ऑल्सो। तो यहाँ पे और भी गिरावट दिखा सकता है। आज पर द फंडामेंटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटने के लिए उम्मीद हो रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से एक यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है आज पर द फंडामेंटल। कितना तक दिखाएगा वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। और यहाँ पे उससे पहले मैं आपको फ्री कैश फ्लो भी दिखा देता हूँ। तो आज पर द फ्री कैश फ्लो लास्ट 3 साल का जो फ्री कैश फ्लो दिखेगा 503 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो लास्ट 5 साल का ऑन एन एवरेज दिखेगा 985 करोड़ का।
और ईपीएस और इसका रिजर्व का तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कंपनी को कैश फ्लो तो हो ही रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे कंसिस्टेंसी की जरूरत है, सो दैट हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं आपको लेना चाहूंगा इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में। सो फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे 5813 शो करेगा एक अच्छा खासा उछाल। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, उस क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे उछाल दिखेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप लोग को एक अच्छा खासा बुलिश रन देखने के लिए जरूर मिलेगा। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है, उस कंसोलिडेशन फेज में ही ये एंटर धीरे धीरे कर रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट किया होगा वो भगवान जाने। तो यहाँ पे अगर यहाँ इस तरफ का जितना जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अपना आप बढ़ा के रख देगा, बट यहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे गिरावट दिखाया हुआ है। और यहाँ पे गिरावट दिखाने के बाद इंटेंसिटी भी हाथ में पकड़ा हुआ था, बट स्टिल अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है इंटेंसिटी में। तो फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे 45 तक 46 तक यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट देख सकते हो, छोटा सा टारगेट, क्योंकि 1 डे इसका हायर में है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे गिरावट हुआ था, उस गिरावट का जो इंटेंसिटी था उसमें रुकावट आया हुआ है, उसमें ब्रेक आया हुआ है। तो यहाँ पे भी 1 मंथ में अभी के लिए कंसोलिडेशन फेज में ही एंटर करेगा। तो कंसोलिडेशन फेज के मामले टाइम पे थोड़ा सा मतलब जो उसका बैंड हो सकता है थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा बैंड विड्थ जो है वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, थोड़ा वाइड रेंज में ये काम कर सकता है। उसका जो रेंज के ऊपर बात करें उस हम लोग का जो कैंडलस्टिक में ही दिख जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे जितना ज्यादा बना हुआ था, ये तो रिवर्स ट्रायंगल तो है लेकिन उतना शार्पनेस के साथ, और हम लोग का जो 45 डिग्री स्लोप में वो बिल्कुल भी नहीं था, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, मानता हूं कि लगभग यहाँ पे 70 रुपए से 170 रुपए पहुंच गया था, 10 गुना का रिटर्न दे दिया था। बट ये एक भाइब था, ये एक आप लोग बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ पंप एंड डंप टाइप का चीज था। लेकिन अभी के लिए जो बन रहा है, जब तक यहाँ पे रेड के नीचे है, ये वाला जो आप लोग का 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो हम लोग को उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जब भी क्रॉसओवर होगा उसके बाद ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचनी चाहिए, मेरा यह मानना है, राइट। मानता हूं कि फंडामेंटल इसका बहुत स्ट्रांग है, जब तक लेकिन कंपनी में इंटरनल और उसका बिजनेस सही नहीं होगा तब तक जितना भी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी हो ना हो, वहां पे एक आप लोग बोल सकते हो कि उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, राइट। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा बिजनेस मॉडल के साथ भी डूब जाता है अगर उसका अपना इंटरनल सही नहीं हो, करेक्ट। और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जितना सारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ना, चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, लास्ट 5 से 6 दिन तक यहाँ पे कोई किसी के ऊपर वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, मानता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो रेंज है 46 to 47 तक पहुंच सकता है, वो ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे एक गिरावट दिखेगा लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। लेकिन हम लोग कौन सा टाइम पे एंटर करना चाहिए उसका अगर बात करूं तो यहाँ पे जो गैप ऑफ ओपनिंग जो है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 30.72, तो 30.72 के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए जरूर मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे 32 को आप लोग वेट करना चाहिए, 32 33 को उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपको लोग को वहां पे इस हिसाब से काम करना ज्यादा जरूरी है, राइट। और यहाँ पर टारगेट के ऊपर बात किया जाए, अभी के लिए मेरे को पूरा लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो है ऑनेस्टी बात है। और यहाँ पे जो एंट्री लेवल है हम लोग को, जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर 32 33 में अगर आप लोग एंटर करते हो, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो आप लोग स्विंग ट्रेड में काम कर ही सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप लोग इंट्राडे में ही काम करो, बिकॉज कल क्या होगा किसको पता नहीं है, कभी भी गिर सकता है ये स्टॉक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप लोग को काम करना है तो आप लोग को उस हिसाब से खाली इंट्राडे में ही काम खत्म करके आप लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को देखा जाए कि जो 32 है, तो जब तक वहां तक पहुंचेगा वहां पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, तो वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा ताकि उसमें रिस्क थोड़ा घट जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा जो हम लोग का डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस बनने के लिए तैयार में है। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बन रहा है, अगर यहाँ पे लोअर हाई हो रहा है, यहाँ पे हाइयर हाई हो रहा है वॉल्यूम में, तब जाके यहाँ पे एक गिरावट फिर से तैयार हो सकता है, यहाँ पे गिरावट दिख सकता है। लेकिन
अगर इसका जो मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ हो गया, इसका चार्ट का प्राइस बढ़ गया 46 के आसपास का, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 46 और 47। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरफ का अगर चार्ट बनता है तो उस चार्ट के हिसाब से आप लोग को कोई भी रिजल्टेंट नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई की, उससे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, उस कोरिलेशन कोफिशिएंट के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को -0.5 दिखेगा। तो -0.5 के हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन काफी कम है, और निफ्टी के साथ जो निफ्टी कहीं पे भी मूवमेंट करे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग इंडिपेंडेंटली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड को एनालिसिस जरूर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ये जा रहा है, तो ओवरबॉट जोन में यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कोई भी मतलब सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ये जो एक रीजन था, इस रीजन के कारण आप लोग को एक दिखेगा कि यहाँ पे एक जो कंटिन्यूएशन है, उसका जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है वो बजाय हुए रहेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बताया कि कभी भी काम करना है आप लोग को हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में इंट्राडे में काम खत्म करके उसका प्रॉफिट बुक करके रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को जो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, और यहाँ पे सेल जो बाइंग सिग्नल है, एक कैंडल बना हुआ है, ये तो डोजी बना हुआ है, लेकिन एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। अगर और एक कैंडल यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे आप लोग को एक उछाल दिखाने के लिए जरूर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को इस हिसाब से अगर आप लोग को काम लेना है तो आप लोग इस हिसाब से भी काम ले सकते हो, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं जो प्राइस रेंज बताया उसके हिसाब से काम करना ज्यादा सही रहेगा। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो इसी रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, तो इसी रेंज के अंदर से आप लोग को कोई भी उछाल या कोई भी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से भी आप लोग कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो ये था आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। आप लोग को कैसा लगा, और कैसे आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है यार, कोई भी सजेशन है आप लोग दे भी सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को अगर करना है तो लाइक कर सकते हो, अगर आपको लोग का अच्छा लगा तो कोई भी दिक्कत हो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और साथ ही साथ आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का जरूर ख्याल रखिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।